अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामला हमेशा कोशिश करते हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। इस वक्त हालात हज़रा के हवाले से बात करना वक्त की ज़रूरत है। जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ती की जो सूरत हाल है, उसके बाद ये तनाज़ा जिसने अभी सर उठाया है इसराइल और ईरान के दरमियान, इसकी वजह से जो कुछ हो रहा है ये समझना भी ज़रूरी है। बहरहाल इसका एक पहलू ज़रूर है कि क्या कुछ हो रहा है यकीनन किसी के हक़ में ये बेहतर नहीं हो सकता, और इस तरह की ख़ास तौर पे जब सूरत हाल हो तो किसी के मफाद में नहीं होती बेहतर। दूसरी तरफ ये कि जो सब मुआशी पहलू है हमें सबसे ज़्यादा उसको समझने की ज़रूरत है। हुआ ये है कि इस वक्त जो सबसे पहला उसका नतीजा सामने आया है इस टकराव का और इस तनाव का, वो ये कि जो पेट्रोलियम की जो कीमत है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ की इकॉनमी बड़ी मुश्किल से अपना गुज़र बसर कर रही हैं, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रही हैं, वहाँ पे होता ये है कि फ़ौरन आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम की जो प्राइस है उसमें इजाफा हुआ। इसका मौशी पहलू ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सारी ये जो तनाव है, टकराव है, तसादुम है, क्या इनके पीछे वो ताकतें नहीं हो सकती जिनके ये मफाद में है? फ़ौरन से 10% इजाफा तेल की कीमतों में हुआ और नतीजा ये निकला कि जो नीचे के ममालिक हैं, जो नीचे वाली टेयर में, नीचे वाली सफ़ों में आते हैं, पाकिस्तान और इस तरह चंद एक ममालिक, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वहाँ पे होता ही है कि फ़ौरन से तेल की कीमतों में मौका देख के उसको गनीमत जान के हुकूमतें जो हैं वो कीमतों में इजाफा कर देती हैं। अब माँ सिवाय एक मुल्क है और कहीं ये सिस्टम नहीं है कि हर 15 दिन के बाद जो है वो एक बजट पेश किया जाए। इसको मैं बजट ही कहता हूँ क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब ये पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होगा, लामहला आप देखेंगे कि दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उस लिस्ट में जितनी भी चीज़ें आती हैं सबकी कीमतों में इजाफा होगा। और उसके बाद क्या आप रोटी ख़रीदने के लिए जाएँ या कोई भी चीज़ लेने के लिए जाएँ, उसके ऊपर फ़ौरन से ये आपको बताया जाएगा क्योंकि अब पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, लिहाजा आपको ज़्यादा कीमत उसकी अदा करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा उसका एक नुकसान है। फिर दूसरी तरफ ये कि पूरी दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जगह बनाती जा रही है, बड़ी तेज़ी के साथ ये जो पेट्रोलियम है और इससे जो प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, इसकी अहमियत जो है वो कमतर होती चली जा रही है। यही वजह है कि आपने देखा कि आलमी बाज़ार के अंदर इसकी कीमतों में अभी गुज़िश्ता चंद माह में बड़ी गैर मामूली कमी वाक़ हुई। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में हुकूमतों का ये काम नहीं होता कि वह आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचाएँ, और अगर कहीं उनको महसूस ऐसा होता है, चलें पाकिस्तान की मिसाल नहीं देता कि ऐसे ही आपको एक सिनेरियो बना के समझाने के लिए एक फ़र्ज़ी बात करता हूँ। तो होता ही है कि जैसे भी अगर प्राइसेस कम हो रही होती हैं तो हुकूमतों को इससे बड़ा माली फ़ायदा हो रहा होता है। वो अपने अखराजात चलाने के लिए जिस तरह पैसे जमा करते हैं उसका ये सबसे आसान ज़रिया होता है। तो उस पर टैक्सेस की शक्ल में उसको आप चाहे कोई भी नाम दें, उसको लेवी का नाम दें, आप उसमें विद होल्डिंग का या कोई भी नाम अगर आप उसको दें, उसके ज़रिए जो है वो पैसे बढ़ाकर वो रकम आपसे मतलूबा हासिल की जाती है। हासिल क्या की जाती है? आपसे छीन ली जाती है। तो ये सारा एक तरीक़ाकार है, इसका एक मौशी पहलू है जिसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लामहला इसका बरह रास्त फ़ायदा उन ममालिक को भी है जो तेल पैदा कर रहे हैं। तो यकीनन ये सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह के तनाज़ात जब जन्म लेते हैं तो इसमें दो लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो वो जो असला बनाने वाले लोग हैं, ममालिक हैं, या वो लॉबीज़ जो इसके लिए काम करती हैं, और दूसरा वो जो तेल पैदा करते हैं। तो अगर ये फ़ायदा उनको हो रहा है तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसके बारे में आप सोचें कि उनके पीछे ये सारे मामला करने में या इस सिचुएशन को मज़ीद बढ़ावा देने में उनका हाथ हो सकता है। क्योंकि ये जब जायज़ा लिया जाता है तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। महज कोई एक वजह, एक सानिया, या कोई भी एक इंसिडेंट की वजह से इतने बड़े वाक़यात जन्म नहीं लेते। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। बहरहाल हमें अपनी मौशी सूरत हाल को देखना है, मौशी पॉलिसी के हवाले, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। बजट तो क्योंकि पेश कर दिया है, और अब ये जो महंगाई का तूफ़ान आएगा इसको कैसे कम किया जाएगा। फिर अब थोड़ी सी टेक्निकल बात कि ये जो इन्फ्लेशन के नंबर जो जिसको बड़ी तेज़ी से नीचे दिखाया जा रहा था, अब कैसे आप नीचे दिखाएंगे, और आज अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेंगे लामहला आप उसको बेहतर बनाने के लिए, शरह सूद में कमी कर भी देंगे अगर 1-1.5%, तो फिर इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? ज़रा बैठ के आज सोचिएगा कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। और अगले 2.5 माह के अंदर, अभी क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे सिचुएशन किस तरफ जा रही है,
तो नतीजा क्या निकलेगा ये भी ज़रा सोच लीजिएगा कि आज अगर आपने फिर कोई अगर काम दिखाने की कोशिश की इसको सिंगल डिजिट में लाने के लिए, तो फिर इसका क्या नतीजा होगा, उसके असरात क्या होंगे, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे फिर मुल्की जो सियासी सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल और दीगर मामला उस पर गुफ्तगू करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब लियाकत साही साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, एक सीनियर सियासतदान भी हैं और सियासी मामलात को बड़े अच्छे से समझते भी हैं, बेहतरीन तज्ज़िया भी करते हैं उनके ऊपर। आज सुबह के वक्त उनको यहाँ दावत दी है, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लियाकत साहब सूरत हाल आपके सामने है, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अभी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हर 15 दिन के बाद एक बजट पेश किया जा रहा है। अब आदादो शुमार चाहे कोई भी कहानी सुना रहे हों, अगर आप मुझसे कहें कि इसका आप एक ढांचा बना के दे दीजिए या उसको नंबर्स को बेहतर बना के दे दीजिए, तो मेरे ख्याल में आसान काम है। लेकिन लोगों की जो इस वक्त हालत ज़ार है, क्या मैं तजावुज़ कर रहा हूँ या मेरा ख़दशा गलत है, आपको अगर कोई बेहतरी नज़र आ रही है तो मैं चाहूँगा ज़रा उसकी निशानदेही ज़रूर कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो ये बड़ा अच्छा आपने आज ही नोटिफिकेशन हुआ है इसका जी जी कि 4 पे कुछ मेरा ख्याल पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये कुछ डीजल 7 रुपये 90 पैसे डीजल की जो कीमत में। कल तक तो ये था कि शायद 1-1.5 रुपया होगा, लेकिन रात को इन्होंने ये जो भी हुकूमत आती है, ये है या इससे पीछे वाली हुकूमत, जब से ये इन्होंने ये 15 दिन का सर्कल बनाया है, ये डायरेक्ट इनकी एक सोर्स ऑफ इनकम बन गई कि उसको आवाम की जेब से डायरेक्ट ये पैसे निकालते हैं। ये पेट्रोल हर आदमी की ज़रूरत है, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो आम पब्लिक है। उन्होंने गाड़ियों में मुख्तलिफ जो है उसको इस्तेमाल करना होता है, तो वो इनके लिए एक इनकम बन गई। इतने अरब रुपये वो पैसे जो माशी इनकी टीम है वो ये लगाती है कि भाई इतने अरब रुपये हमें इनकम हो सकती है। अब आवाम कहाँ जाएगी? 2-3 चीज़ें बहुत अहम है जो जिसमें डायरेक्ट आम तबका आवाम मुतासर होती है। एक पेट्रोल की कीमतों में फ्लक्चुएशन में, एक आपके ये बिजली के यूनिट हैं, बिल्कुल सही कहा, 200 फिर 300 फिर 400 फिर 500, ये बहुत बड़ी बदमाशी है। और तीसरी आपने गैस पे भी यही कैप लगा दी है। अब इन तीनों को आप देखें, ये इनके बगैर आम बंदा जो है उसका सर्वाइवल है ही नहीं किसी सूरत में। घर में गैस भी चलानी है, आपने जो है वो बिजली भी इस्तेमाल करनी है। भाई आप जो बिजली का रेट जो भी रखा हुआ है, ये फिर ये 200 यूनिट, ये 400 यूनिट, ये 500, आपके 201 यूनिट हो गए तो आपकी स्लेब बदल गई। क्या जुल्म है। आपकी 301 यूनिट हो गए तो आपकी स्लेब बदल गई, आपकी 401 होगी तो आपके पूरे 100 यूनिट की स्लेब बदल गई। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। ये जो लोग भी कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ आवाम के दुश्मन है। बिल्कुल। और इसको जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, आंखें बंद की हुई हैं, इनको इसके ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए। बड़ी ज्यादती है लोगों के साथ। अब पेट्रोल की जो कीमतें, जैसे भी आपने भी कहा कि शायद दुनिया में एक आध मुल्क में 15 दिन बाद उसकी इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो है बनाया हुआ है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट का इसका जो रेट क्रूड का निकालें तो इस वक्त भी जो पेट्रोल है वो तकरीबन 170 रुपये के करीब में पड़ता है। ऐसा ही है, जो इसकी वैल्यू बनती है। बिल्कुल सही कहा। अब इसमें इन्होंने लेवी, होल्डिंग टैक्स, अब इस बजट में इन्होंने क्या किया है कि जो लेवी 76 रुपीज़ थी मेरा ख्याल, उसको बढ़ा के इन्होंने 100 रुपये पे ले जाना चाह रहे हैं। अब ये एक डायरेक्ट आवाम की जेब पे डाका है। अब कहाँ जाएंगे? अब उसके बदले में आपने इनकम कहाँ जनरेट की है, चाहे वो सैलरी पेड लोग हैं, चाहे वो कारोबारी लोग हैं, जो भी तबका है वो सारे का सारा रो पीट रहा है। कारोबारी लोग भी हमने देखा है कि 2-3 दिन से टैक्स के ऊपर जो है वो अपनी बात कर रहे हैं। अगर जिस मुल्क में आप बिजली सस्ती नहीं देंगे, वहाँ वो प्रोडक्शन क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट क्या करेगा, वो अपनी इंडस्ट्री कैसे चलाएगा, वो उसकी प्राइस को नीचे कैसे लाएगा? ला ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। वो उसको इस कास्ट में जो उसकी एनर्जी पड़ती है तो उसकी प्रोडक्शन की जो कास्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो वो वही इस्तेमाल करता है। अब इसमें जो कुछ हो रहा है ये बहुत जुल्म। अब वो अलमिया ये है कि हमारी जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो कोई ना कोई जंग, कोई ना कोई जो है इंटरनेशनली क्राइसिस जो है वो पैदा रखती हैं।
अभी ये जैसे इसराइल का जो ईरान के ऊपर जो हुआ है, तो ये भी कराया गया है ना, इसराइल के पीछे जो अमेरिका भी पीछे है उसके जो है। डोनाल्ड ट्रम्प कहता है जी बार्गेनिंग करो वरना मार देंगे, ये तो सरल धमकी होगी ना सीधी सीधी। उस क्राइसिस की वजह से जाहिर है जो आपका जो ऑयल की कीमतें हैं वो फ्लक्चुएट होंगी। और अभी 2 दिन हुए हैं तो आप देखें 4 रुपये का रेट बढ़ गया, 7 रुपये का रेट बढ़ गया, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और हमें मेरा ख्याल है इस पर रिविजिट करने की ज़रूरत है। पैसे हम IMF से लेते हैं, IMF कहती है कि आप डेफिसिट को कैसे पूरा करेंगे, वो कहती है कि डायरेक्ट आप उसको सोर्स में जाए जहाँ आपको इनकम हो, जो है वो उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है। बिल्कुल ऐसा अब उसके ऊपर जो है वो आप जो भी कहें वो जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी जाती है और काम ये लोग दिखा जाते हैं, ये बात है। लेकिन उससे हो क्या रहा है, जरा आप ये समझे कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप ठीक है ये सिस्टम आप चला लें मजीद, और लेकिन फिर लोगों का एतबार अब उठ चुका है। अब आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप जितनी भी आप दिखा दें, चीज़ों को बनाकर अच्छे से पेश कर दें, लोगों का जब सिस्टम के ऊपर से एतमाद उड़ जाएगा, जब आप इस तरह से बाहर से लोगों को ला के कोई IMF का मुलाजिम, कोई वर्ल्ड बैंक का, आप उनको वजारतें उनसे चलवाते रहें, तो फिर लोगों ने अब होना ये उस नहज तक पहुँच चुके हैं कि उनको अब यकीन हो चुका है कि इनसे आप मसले का हल नहीं निकलेगा, ना इनसे मुल्क चलाया जाएगा, नहीं होगा। फिर क्या करेंगे आप ये बताएं, फिर सियासत कहाँ बाकी रहेगी। ये सारे सिस्टम के लिए हम सारा दिन लोगों को जो कन्विंस करते हैं कि डेमोक्रेसी में बेहतरी है, मुल्क आपका जो है प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? अब तो लोगों का मुकम्मल एतमाद उड़ गया है कि इनके बस की बात नहीं है, इन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया हुआ और लोगों का इसी तरह ये बुरा हाल करेंगे। देखिए ये जो इस वक्त मुल्क में पोलराइजेशन है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल रजीम में भी हम अगर देख लें जी, अगर हम अदारों में देख लें तो पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि एक सोशल मीडिया का जो ऑर्गन है उसको बड़े मिसयूज तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आप कितने सच्चे हैं, आप कितनी सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ अगर कोई ट्रेंड बनाना है तो वो सोशल मीडिया पे बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। और मुल्क उस तरफ लोगों को जो है वो लगा दिया जाता है। पार्लियामेंट बुनियादी तौर पे जो है वो अपना काम अभी तक नहीं कर रही। बदकिस्मती यही है हमारी कि पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं उनको होमवर्क करना चाहिए, वो अवाम के नुमाइंदे हैं। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, वो उस कानून साजी के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, वो जो कानून साजी की हुई है उस पर अमल दरामद नहीं कराएंगे, तो फिर मुझे बताएंगे जो इदारे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बड़े बड़े पैकेजों में आते हैं, माली बरात लेते हैं और ये वही काम करते हैं जो आवाम के ख़िलाफ़ होता है। बिल्कुल ठीक है। अब आप किसी भी इदारे पे चले जाएं, जाके इस वक्त सूरत हाल अदारों को देखें, जो है अगर अदारे आज तरक्की नहीं की या अदारे मजबूत नहीं हुए या अदारों में मेरिट नहीं आई या अदारों में शफाफियत नहीं आई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ के अदारे के मुलाजमीन तो नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। वो जो अदारे के जो मैनेजमेंट है वो है, जो पॉलिसी साज हैं, जो बोर्ड है, जो ये फैसले करते रहे हैं, और उनके फैसलों पे अगर कोई यूनियन है, अगर कोई फोरम अगर तनकीद करता है, वो कहते हैं कि पागल है, ये बिलावजह हमारे मामला में हडल पैदा कर रहे हैं। और ये सूरत यहाँ पैदा हो गई है कि भाई अब तो अदारों में जो है स्टेट बैंक जैसे अदारे ने भी जो है अदालतों के फैसलों को मानना इनकार कर दिया। हमारे एक वर्कर का इशू था, वो कोर्ट में गया, उसने स्टे ऑर्डर लिया, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया कि भाई टिल द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन जो है ये आप वर्कर की एम्प्लॉयमेंट पे कोई रिवर्सल ऑर्डर नहीं करेंगे। वो मैनेजमेंट ने उठा के जो है उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे रिन्यू नहीं किया, वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। बिल्कुल। अब स्टेट बैंक जैसा अदारा अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है दीदा दलेरी ताकत के बलबूते पे करेगा तो रियासत कहाँ खड़ी है? बताइए। जिसने रेगुलेट करना है, जिसने अदारों को पॉलिसी देनी है, जिसने अदारों को एक सोच देनी है, वो अदारा अपने पाँव के नीचे जो है वो कानून को रोंद रहा है, तो बाकी इदारे कहाँ खड़े होंगे? बिल्कुल। मतलब आप देखें ना, एक फैक्ट्री की मांग अगर किसी इदारे को चलाएंगे तो कैसे चलेगा ये जो है? तो इसके ऊपर मेरा हमने हमेशा ये बात की है कि भाई जो बुनियादी तौर पे लोगों को आइन और कानून के ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, और ये जो बिला वजह की तनकीद है इससे पीछे हटे। ठीक है। पार्लियामेंट में अपोजिशन बैठी हुई है, तबले बजाने से तो मसाइल हल नहीं होना, कभी भी नहीं होना। आप बजट आया है, आप बजट के ऊपर अपना होमवर्क दें, आप उसके ऊपर एक पेपर वर्क बना के दें कि भाई ये चीज़ें जो है इस हुकूमत ने बजट में गलत दी हैं।
होना ये चाहिए। अपोजिशन हमेशा करती से क्या सवाल है, करता हूं। आज बजट की तकरीर होनी है, आज उन्होंने तैयार ही पोस्टर लेके चले जाना है, वहां जाके वो बैनर लेके चले जाना है, वहां नारे लगाने शुरू कर दें, कोई उनकी तैयारी नहीं होती। ये एक ऐसा है कि उन्होंने बना दिया, मजाक बना दिया मजाक बन पार्लियामेंट का गया, जो है। तो अब कहाँ जाएंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही। अदालतों की सूरत हाल आपके सामने है। सूरत हाल जो है 6 साल केस नहीं सुने जाते जो है लोगों के, बिल्कुल इतना ऐसा रश केसों का पड़ा हुआ है। तो इस ऐसी सूरत हाल में तो ये मुल्क जो है बड़ी अफरा तफरी का शिकार की तरफ जा रहा है जो है। फिर दूसरा ये कि जैसे मैंने अर्ज किया कि निज़ाम के ऊपर से अगर एतमाद उठ जाए, फिर ये सबसे मुश्किल सूरत हाल है जो आपके लिए पैदा होगी। मगर लोग क्या करें, ना चाहते हुए इन तमाम चीज़ों पर उनको यकीन करना पड़ता है। बहरहाल अब क्या इससे ज़्यादा और कहा जाए, क्योंकि ये मौशी पॉलिसियाँ, ये ख़ास तौर पर जैसे भी स्टेट बैंक के हवाले से या दीगर इदारों के हवाले से बात हो रही है, जो रेगुलेटर्स जिनको समझा जाता है, अगर वहाँ पर भी इस्तेहसाली निज़ाम होगा तो बिल्कुल सही साहब ने जैसे अभी फरमाया कि फिर जो उनके मातहत काम करने वाले इदारे हैं वो फिर कहाँ से इन तमाम चीज़ों की पाबंदियाँ करेंगे, क़वाइद ज़वाबित को क्या समझेंगे, क्या उसके ऊपर अमल करेंगे, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। जनाब, गुफ्तगू को और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एक और बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। हुमायूं खान मुग़ैरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यूथ विंग से आपका ताल्लुक़ है, उभरते हुए नौजवान सियासतदान हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आज उनसे गुफ्तगू की जाएगी। उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। वहीं साहब, अब ये कि बजट पेश किया जा रहा है और सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जा रहा है कि क्या कुछ बेहतरी आई है इस सूबे से, क्योंकि आपका ताल्लुक भी है, आप रहते भी हैं और सियासत भी करते हैं, तो सियासी मामलात को किस तरफ देख रहे हैं? और ख़ास तौर पर अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो क्या आपको बेहतर नज़र आता है? क्या पंजाब के मामलात बेहतर हैं या यहाँ पर ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है? क्या अब तक देखने में आया है? ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर तबसरा करें। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई, पहले तो आपका, और सॉरी फॉर द लेट, थोड़ी लेट होगी। देखें, बजट बिल्कुल पेश होने लगा है और आपको मैं ये बताता चलूँ, जो एक सिनेरियो पाकिस्तान के लिए बनाया जा रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और ये आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था तकरीबन सब, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ से अब निकल आए। और कोशिश यही है प्राइम मिनिस्टर साहब की और पूरी टीम की कि अवामी बजट हो। जिस तरह मुल्क के हालात हैं, और आप भी मुल्क के हालात से वाकिफ़ हैं कि इस वक्त जो माशी हमारे हालात हैं वो इतने अच्छे ठीक नहीं हैं, पर जितना शहबाज शरीफ साहब की टीम दिन रात काम कर रही है, ये मैं खुद इन्नी शायद हूँ कि मेरा चक्कर भी इस्लामाबाद लगता है और काफ़ी हमारे जो सीनियर हैं उनसे मुलाकात भी होती है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम दिन रात काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें यही तवक्को है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। और इस तरह ही अगर हुकूमत चलती रही तो इंशाल्लाह हुकूमत अपना टाइम टेन्योर भी पूरा करेगी और पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला टास्क ये है कि मौशी इस्तेहकाम जो है उसको लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। सही साहब, अब अगर एक तकाबली जायज़ा लिया जाए तो सिंध की जो सूरत हाल है पंजाब से ये अक्सर मुख्तलिफ है, और शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह है? और अभी आजकल यहाँ से एक मुतालबा हो रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वहाँ पे करवाए जाएं, मगर शायद उसकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, क्योंकि बल्दियात के जो मामलात हैं वो इस खुश असलूबी से चलाए जा रहे हैं कि मेरे ख्याल में अब तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो रहा है। जो डेवलपमेंट हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है, क्या समझते हैं कि होने की क्या ज़रूरत है? और क्या वाक़तन ये फ़र्क है जो समझते हैं कि यहाँ पर भी वो काम होने चाहिए थे? अगर इसका एक जायज़ा लिया जाए, आप क्या इसके देखें, लोकल बॉडी जो है वो तो बुनियादी तौर पे रीढ़ की हड्डी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जो है, और आवाम की जो है सबसे बड़ी जो पहली रसाई होती है वो होती है लोकल बॉडी। बिल्कुल ठीक है। अब लोकल बॉडी का जो निज़ाम है वो बुनियादी तौर पे जो 18वीं तरमीम की बुनियाद पे होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। 18वीं तरमीम का ये था कि आपने पावर जो है वो डेलीगेट करने थे, वफाक ने सूबाई हुकूमत को किए, सूबाई हुकूमत ने आगे लोकल बॉडी को करने थे। अभी तक लोकल बॉडी को वो पावर जो है किसी सूबे ने भी नहीं की। पंजाब में तो इलेक्शन ही नहीं हुए ना, पहले तो वो इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने वैसे ही एक ऑर्डर के तहत ही जो है सेटिसाइड कर दिया और उसके बाद वो इलेक्शन ही नहीं हुए। अब जहाँ तक आपकी सिंध की बात है, सिंध में देखें ना, यहाँ की एक हमेशा से कराची का एक बड़ा हब है कराची जो है, और कराची के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। इन मसाइल को अगर हम अगर गुज़श्ता अदवार से लेके देखें तो जिस बुनियाद पे एक प्रोग्राम, एक मैकेनिज़्म होता है, उस बुनियाद पे अगर करना चाहिए तो वो नहीं हुआ।
ये जो आपका जो सिस्टम है ना इस वक्त सारे का सारा क्लैप्स कर गया है। अब अगर ये कहें कि रातों रात ही सारी कराची फिर वो बन जाएगी, बहुत मुश्किल है। इसका आपका जो सेवरेज का निज़ाम है, आपका जो पानी का निज़ाम है, आपके जो 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 रोड और गलियां जो थी ये सारी तबाह बर्बाद हो गई। ये इसका 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 जो मैकेनिज्म ये है कि हर साल आप कम से कम 20% रिप्लेसमेंट करें। बिल्कुल ठीक है। सेवरेज की भी, पानी की लाइनों की भी आप करते जाएंगे तो आपको 5 साल के अंदर वो आपका जो 5 साल का जो पीरियड है उसमें रिप्लेसमेंट मुकम्मल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ कराची में जो तो 20-20 साल हो गए, ऐसा ही। अब वो लाइनें सारी खत्म हो गई। अब जब लाइनें खत्म हो गई हैं तो वो गंदा पानी लोगों को पानी पीने वाली लाइनों में भी शामिल हो गया है। सेवरेज की लाइनें जो है टोटल तबाह बर्बाद हो गई हैं। अब उसमें कोशिश तो मौजूदा इस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, डिप्टी मेयर है, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी तौर पे, अपनी जो है वो अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा बिगाड़ है कि उस बिगाड़ को जो है वो एक दिन में ये हो नहीं सकता। अब दूसरी जो इसमें अलमिया है ये है कि जो हमारे अदारे हैं, वाटर बोर्ड है, KMC है, जहाँ लोकल बॉडी के जो बाकी इदारे हैं, जो वो लोग जो उनको काम करना चाहिए वो भी नहीं काम हो रहा है जी। ऐसे भाई ठेकेदारों को पीछे सारे लोग आगे पीछे लगे हुए हैं। अब वो ठेकेदार की मर्जी है। ठेकेदार जो है वो, मैं अपने एक हल्के की बात करता हूँ, UC थी शाह फैसल की, जो है 2020 में हमने शोर शराबा करके एक इसकी 11 करोड़ 87 लाख की मंजूर कराई। उसमें हाई कोर्ट का आर्डर भी था, जस्टिस मानी का एक कमीशन बना था उसमें। अब वो पाइपलाइनें पानी की मेन भी चेंज करनी थी, ब्रांच लाइनें भी करनी थी, सेवरेज भी करनी थी। वो 2020 का टेंडर हुआ है, आज क्या है 25 हो गई, 25 हो गई है। वो आधा काम में 30% उसने काम किया है, बताइए, और करके वो ठेकेदार भाग गया है। वो पैसे भी गर्क हो गए, स्कीमें भी वहाँ, वो जो पहले गलियों की हालत थी उससे खस्ता हालत होगी, पानी अभी भी लोगों को गंदा वो भी नहीं मिलता, वो भी नहीं होगा। तो ऐसे निज़ाम की जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर मुझे बताएं, देखें ना आवाम के टैक्स का पैसा है। सही साहब, अभी आपने अर्ज किया कि ये एक दिन में नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में 17 साल के करीब तो हो चुके हैं। मैं ख्याल में चाइना की तारीख देखता हूँ ना, 92 से लेके 2000 तक में चाइना जो था ना दुनिया की बड़ी मीशतों के अंदर शामिल हो गया था। तो ये 17 साल अगर इसमें नहीं डिलीवर कर सके तो और मजीद कितने सालों में आपके ख्याल में ये हो सकेगा? आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि एक दिन में नहीं हो सकता, 17 साल थोड़ा अरसा है। अब वहाँ जाकर देखें, अब यहाँ से लोग कराची से और सिंध के इलाकों से बैठ के सवाल करते हैं कि मरियम बीबी ने ऐसा क्या पढ़ के फूका है? सड़कें भी साफ हो गई हैं, सिस्टम भी वजह कर दिया, इंक्रोचमेंट बड़ी बड़ी हुई हुई थी, 3 दिन के अंदर उन्होंने बोल्ड स्टेप लिए हैं, बोल्ड स्टेप उन्होंने टेक्नोलॉजी कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। वो तो कह रहे हैं जी फलाना निज़ाम होना चाहिए जो आपके पास बल्दियात की भी वजारत है, आपका मेयर भी आपका, सब कुछ आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, सब कुछ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक आपका, और उसके बावजूद आप डिलीवर नहीं कर रहे, तो फिर इंतजार किसका हो रहा है? बाहर से किसी ने आके इसको ठीक करना? बाहर से तो आके नहीं किसी ने करना तो ये इन्हीं लोगों ने है ना। मैंने जो पहले बात की कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए तो प्रॉपर राइट जॉब राइट मैन को अगर लगा दिया जाए तो ठीक है, तो ये सारा काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जनाब ये बिल्कुल जो है मायूसी है, काम को हो नहीं सकता। ये बड़े थोड़ी सी एफर्ट अगर कर ली जाए, लोग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर ले तो काम तो हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसमें खराबी ये है कि जो काम जिसका है वो कर नहीं रहा। अब कराची को तो लोगों ने ऐसे बना दिया कि जैसे ये एक सोने की चिड़िया है, इसको सब नोच रहे हैं, और नोचते नोचते अब उसकी जो है वो पर भी सारे बेचारे की जो है वो खत्म हो गए। तो अब बहुत बुरा हाल है कराची का। बिल्कुल ऐसा ही। जी हुमायूं साहब, अब आप सियासत करते हैं सिंध के अंदर, वहाँ पे भी देख रहे हैं आप, क्योंकि आपकी पार्टी वहाँ पर है और जो काम कर रही है, अब तो लोग मिसालें दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग मिसालें देते हैं कि इस तरह का काम हो रहा है। महसूस होता है यहाँ पर ये होने की ज़रूरत है, तो फिर थोड़ी हलचल होनी चाहिए, यहाँ पे भी हुकूमत को मजबूर किया जाए, गो के इत्तेहादी तो हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह आपने ये सवाल किया, मैं इसी सवाल से स्टार्ट करूँगा। मेरा ताल्लुक भी लानकाना से है। मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ जो बेनज़ीर का हल्का है, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का हल्का है, और मेरे इस दफ़ा इलेक्शन में जो अपोजिट पे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद थे एनए पे। बिल्कुल। देखिए, वहाँ उस इलाके से, उस हल्के से मैंने 22,000 वोट उठाए, और हाफ ऑफ देम मैं वोट कहूँगा कि वहाँ पे कारकर्दगी ज़ीरो होने की वजह से मुझे मिला। सर तो कराची की बात कर रहे थे, पर मैं आपको अंदरूनी सिंध ले जाऊँ, ज़्यादा बेहतर बताएंगे तो आपको तो। अंदरूनी सिंध के जो हालात हैं, लोग मरने खुदकुशियों पे मजबूर हो गए।
और कोई डेवलपमेंट के काम, कोई स्किल वर्क, कोई चीज हॉस्पिटल कुछ भी नहीं, एजुकेशन तबाह, हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट तबाह, और सारे डिपार्टमेंट्स का मैं आपको हाल बताऊंगा, या आप खुद चल के वहाँ देखें तो वहाँ पे कोई स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, वहाँ पे भैंसें गायें ये मौजूद हैं। और आपके हेल्थ के हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बनाए गए वहाँ पे, लेकिन मेडिसिन अवेलेबल नहीं। बताइए, ये हालात हैं सिंध के। जैसे कि आपने कहा 20 साल 17-18 साल हो गए, और इनको और कितना टाइम चाहिए? मुझे नहीं लगता, देखें अकाउंटेबिलिटी हो कि ऊपर से, सिर्फ ये नहीं कि नीचे वालों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए तो ऊपर से कोई पूछे। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो मरियम बीबी की मिसाल आपके सामने है, कोई एक डेढ़ साल ही हुआ है, और 1-1.5 साल में आप जितने में आपको इनिशिएटिव गिनवाऊं वो यहाँ पे कम होंगे। और कंपेयर टू, फिर अगेन कमिंग बैक टू सिंध, सिंध में दिन बदतर से बदतर हालात होते जा रहे हैं। सिंध हुकूमत को सोचना पड़ेगा, और सिंध हुकूमत को कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। लोगों के को बेसिक सहूलियात फराहम की जाए, और बजाय के करप्शन पे जोर दिया जाए। करप्शन पे 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। जब आप लोगों की बेसिक सहूलियात के लिए काम करेंगे, जब लोगों के लिए काम करेंगे तो लोग आपको चाहेंगे, क्यों नहीं? कोई भी पार्टी ये अक्सर ये कहते हैं, मैंने ये उस दिन भी सुना पार्लियामेंट के अंदर, वो ये सिंध की जो है उसमें ये बता रहे थे, एक साहब कहने लगे जी लोगों ने हम पर एतमाद किया और हमारी कारकर्दगी को वोट दिया, और हमारा वोट बैंक तो बढ़ता जा रहा है। ये पीछे क्या इसकी चीज़ है जो काम कर रही है, ये तो समझाएं। अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो वो ये कहते हैं कि जी हमें तो कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट मिल रहा है, क्या ये गलत है? देखिए, बैंक तो बढ़ रहा है। मैं ये खिलाई मखलूक की अगर तरफ से वोट बढ़े तो बढ़े, कारकर्दगी की तरफ से नहीं। अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊंगा, ग्राउंड रियलिटीज की बात बताऊंगा। कारकर्दगी 0 है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा हल्का है, उस हल्के से अगर हम लोग 4 कैंडिडेट थे तो हमने 1 लाख प्लस वोट उठाए। बिल्कुल सही। और वो इसकी एक वजह यही भी है कि कारकर्दगी 0 है। वो आपको भी पता है, कराची के हालात आपको पता है, कराची के मसाइल के हालात पता है। इनको सिर्फ ये कि इस वक्त भी हुकूमत को किसी ना किसी चीज़ पे ब्लैकमेल करना है कि आप ये नहीं कर रहे तो हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे तो हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। आज मेयर साहब कह रहे थे कि वफाक ने कोई बजट के अंदर कराची के लिए कोई वो स्कीम कोई वो नहीं है। तो ठीक है, उनका गिला सही है, लेकिन जो उनके पास अपने जो वसाइल हैं उसके तहत उन्होंने क्या किया, ये जो जारी स्कीम है उसके ऊपर क्या हुआ, ये भी अभी मैं ज़रा साई साहब से ही बात करूंगा। हाँ, तो ये तो है। मुझे आप ये बताएं ना, जो ये मटियारी हाला वाला मोटरवे जो बनना था, उसमें कितने अरब की करप्शन है? कहाँ पे वो सारे किधर अकाउंटेबिलिटी होगी? वो मिनिस्टर साहब को दूसरी मिनिस्ट्री दे दी जो थे, और जो डीसी साहब थे वो मेरे ख्याल से फरार हो गए, निकल गए। तो देखें, अगर वफाक दे भी रहा है उस चीज़ को भी तो फिर लोगों के डिलीवर करें लोगों के लिए। ये नहीं तो वफाक आपको दे और आप इधर से इसको कहीं और भेजें। इस तरह नहीं चल सकता। अब सिंध भी इस तरह नहीं चल सकता। मैं आपको यहाँ पे लाइव बैठ के बता सकता हूँ, अब सिंध इस तरह नहीं चल सकता। सिंध में आपको काम करना होगा। कोalition की वजह से हम मजबूर हैं, लेकिन हालात शहबाज साहब को भी पता है, हालात मियाँ साहब को भी पता है। इनके अगर डिलीवर करने का इनका मूड होता तो 5 साल भी बहुत है लोगों के लिए। 17 साल 18 साल बहुत नहीं होते। वोट किस तरह मिले हैं, ज्यादा सीटें किस तरह मिली हैं, अब मैं यहाँ पे आपको भी पता है वो दूसरी तरफ चली जाएगी बात। लेकिन ये कि अब तो सारे एक दूसरे को इल्जाम लगाते हैं ना साई साहब। अब तो आप जिसको छेड़ते हैं वो कहता है, सिवाय एक बंदे के, वो कहता है जी सारे वोट मेरे ने, और ये जितने लोग हैं ना ये सारे जो है ना वो 47 वाली जो है दफा लगी हुई है जी। अच्छा, ये एक बड़ा लोगों ने जो है ना वो बना लिया, ट्रेंड बना लिया है कि जो हार गया है उसको खलाई मखलूक ने हराया है और जो जीता है वो अपनी परफॉर्मेंस से जीता है। क्या करें? ये पख्तूनख्वा में कहता है जी मैं कारकर्दगी के ऊपर वोट मिला है मुझे। मेरा ख्याल है इससे लोगों को बाहर निकलना चाहिए। देखें, अभी आपके पास वक्त है, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं सारी पार्टियां बैठी हुई हैं। आप इलेक्शन के प्रोसेस को ठीक करें। आप जहाँ आपको ये नजर आता है कि भाई यहाँ वोट की जो है हुर्मत खराब हो सकती है, वोट मिस यूज हो सकता है, अभी आप बाय लॉज उसको चेंज करें। वो तो किसी को भी सूट नहीं करता। वो अभी पार्लियामेंट के पास इख्तियार है ना, कर सकते हैं। उसमें बैठ के नेगोशिएट करें, उसमें जो चीजें लेके आए उसको ठीक कर लें।
तो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अब देखें सिंध में अगर आप ये कहें जी इंटायर सूरत हाल ही खराब हो गई, देखिए ये कराची में पहली मरतबा पीपल पार्टी का मेयर आया, इससे पहले तो कराची में मेयर पाकिस्तान पीपल पार्टी का नहीं था। जो पहले लोग थे वो अकाउंटेबल तो वो हैं ना, जो मेयर थे जो भी हुकूमतों में रहे उन्होंने क्या किया, आज अगर सब किया कराया सारा है तो उन्हीं का खाते में जाता है ना। पीपल पार्टी 5 साल के बाद अकाउंटेबल होगी कि आपकी सिंध हुकूमत भी थी, आपका मेयर भी था, आपने क्या किया। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि 5 साल के बाद कारकर्दगी का पूछा जाए कि आपने क्या किया। मतलब 5 साल मजीद इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? वो तो अभी से इंडिकेशन दे रहे हैं कि जी अभी ना सवाल करो, अगली बारी जब मौका मिलेगा। ऐसा नहीं, मेरा ख्याल है 4 साल लोकल बॉडी का, 4 साल का, 2 साल हो गए हैं, 2.25 साल जी, बाकी 1.25 साल रह गए हैं। 1.25 साल बाद लोग पूछेंगे इनसे भाई आपने क्या किया, ये जवाब देंगे, ये जवाब इनको देना चाहिए। जो इलेक्शन का प्रोसेस है, जो इस प्रोपेगेंडे से बाहर निकलना चाहिए कि भाई देखिए ना, अब लोग जो है वो उसके ऊपर एक मनफी प्रोपेगेंडा करें कि ये फार्म 47 वाले हैं, हम तो फार्म 45 वाले हैं। कोई एक मुझे हल्का बता दे किसी अदालत में खुला हो और जिसमें जो एविडेंस की बुनियाद पे ये साबित हो गया हो कि ये जनाब इनका फार्म 45 गलत था। कोई एक हल्का पूरे पाकिस्तान, ये जितने लोग शोर में जा रहे हैं। नहीं वो तो फिर ये अब वो जो 18 के अंदर हुई थी ना वारदात आरटीएस वाली, तो फिर उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे ना, उसका भी सबूत कहाँ छोड़ा उन्होंने? भाई सिस्टम बंद हो गया होगा। वो तो सिस्टम 18 की बात है ना, वो तो उस वक्त उन्होंने चैलेंज किया नहीं किया। अब तो मौका है ना, 2023 वाले 24 वाले को तो चैलेंज किया जा सकता है ना। जो कहते हैं कि जनाब ये तो इतने वोट थे, ये तो निकले इतने, तो वो उसको चेक कराएं। कोर्टों में ट्रिब्यूनल में अगर लोग गए हैं तो किसी ट्रिब्यूनल का कोई फैसला आया? एक ट्रिब्यूनल का पूरे पाकिस्तान में कोई फैसला नहीं आया। तो भाई कहाँ फिर आप ये क्यों ऐसी बातें करते हैं जब आपके पास सबूत ही नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। अब ये टीवी पे बैठ के जो है वो रिजल्ट को बना लिया जाए तो मैं नहीं समझता कि ये बात दुरुस्त जो है। इलेक्शन हो गए, अब अपने जो लोग जीते हैं वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। या फिर ये होना चाहिए कि इस मौजू पे बात नहीं होनी चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। भाई देखे ना पार्लियामेंट में लोग गए, वो तो तब होगी ना जब पार्लियामेंट में, जैसे आपने खुद कहा कि लोग अगर इसको ट्रांसपेरेंसी लेकिन लाएंगे कैसे, बनाए ना, वो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी है ना सारे। भाई देखिए फिर बात ना करें भाई। इस वक्त जो भी पार्टियां हैं वो इस वक्त असेंबली में है। नहीं वो जो दूसरी पार्टी है ना, वो कहती है हम तो अंगूठा छाप मशीन लाए थे लेकिन आपने नहीं एक्सेप्ट किया। देखिए उस पर डिबेट हो सकती है ना, उस पर डिबेट हो सकती है ना। अगर वो समझते हैं कि ये सही है तो उस पर डिबेट करें। अब उसके ऊपर भी ये था कि वो बहुत से यूरोपीय ममालिक ने वो मशीनें विड्रॉ कर ली कि भाई ये तो बड़ी ये तो बहुत ज्यादा डिजास्टर पैदा हो जाएगा, तो उसलिए उसको विड्रॉ किया गया था। ऐसे तो नहीं किया गया। उस पर डिबेट करें, उस पर सिस्टम को ठीक करें ताकि किसी भी वोटर का वोट जो है आगे पीछे ना आ जाए। उसमें कोई काम करने के तैयार ही नहीं। अभी जो 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल पार्लियामेंट बने हुए को, कोई एक मुझे सेशन बता दें जिसके ऊपर जो है बात हुई हो। नहीं अभी तो मौका बात ही नहीं कर रहे, ऑपोजिशन भी तो तैयार आप नॉन इश्यूज के ऊपर जो है बात कर रहे हैं और नॉन इश्यूज पे बात करके आप आवाम को जाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत भी देखें ना, अब वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हो, अगर हम मजदूरों की बात करें, हम आम तबकों की बात करें, जो कानून इन्होंने बनाए हुए हैं उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो कौन जिम्मेदार है इसका? जो है तो पुट अप कौन करेगा? ऑपोजिशन ने तो करना नहीं है। अब वो बजट हो रही होती है, कहता है साडा बंदा रिहा करो, और कोई जंग लगी हुई है उधर अटैक हो रहा है, वो कहता है जब आप हमारा बंदा छोड़ दो। नॉन इशू पे जब आप पॉलिटिक्स करेंगे तो यही हशर होना है। आप इशू पे आए, इशू पे होमवर्क के साथ बैठे, होमवर्क के साथ आप चीजों को सामने लेके आए, तो फिर आपके मामला ठीक होंगे। इस वक्त पूरी जो लोग हैं पोलिटिसाइज पोलराइजेशन में वो लोग हो गए हैं। मैं आपके साथ हूं तो मैं आपकी बात करूंगा, बस इनके साथ हूं तो इनकी बात करूं। सच बात करने के लिए तैयार नहीं है जी। मई साहब अब ये फरमाइए, क्या हुकूमत की तरजीहात में ये इशूज हैं या कभी ये आएंगे? क्योंकि इसकी मिसाल नहीं मिलती कि कोई भी इस तरह का फैसला किया जाए, क्योंकि अगर कोई भी फैसला ऐसा किया जाएगा जो हमारा ये जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसके अगेंस्ट होगा ना अगर कोई, तो उसको लाने की कभी कोशिश नहीं की जाएगी और सारे उसके ऊपर जो है वो एक हो जाते हैं। आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत है? क्योंकि आप नौजवान हैं, नौजवान वाकई वो लोग है, वो तबका है जो आगे चीज़ों को बेहतर कर सकता है। क्या राय है? जी जनाब, बिल्कुल नौजवानों पे फोकस होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही फोकस है। जो आपके अभी हमने डिजिटल यूथ हब का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर किया, उस पर तकरीबन जो जहाँ तक मुझे इतलात है हर डिस्ट्रिक्ट से
200 से ज़्यादा से लोग जो हैं उनको फोकल ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट की इसके ऊपर तो जाएगी। काम हो रहा है। और इंशाल्लाह नौजवानों के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब या राना मसूद साहब हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में मुझे लैपटॉप स्कीम का मेंबर भी किया है पाकिस्तान का। अच्छा, तो माशाल्लाह। लैपटॉप स्कीम इंशाल्लाह अभी डेडलाइन तो ख़त्म होगी, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला शुरू होगा। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा हम सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं और ओवरऑल पीएम साहब की यही है कि पाकिस्तान के नौजवानों को, और जिस तरह आप भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों को हम स्किल वर्क्स पे लाना चाह रहे हैं और दुनिया में आगे आपको पता है कि नौजवानों को ही आना है। बिल्कुल सही। और आपकी यहाँ पे जो आबादी है जो वोट कास्ट कर रहे हैं वो 60% से ऊपर नौजवानों की आबादी है। जहाँ तक रही आपका दूसरा सवाल था, मैं उस पर भी कमेंट करना चाहूँगा। देखिए पीटीआई और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। पीटीआई वही काम कर रही है जो बीजेपी इंडिया में काम कर रही है। देखिए अभी चीफ साहब गए दौरे पे, अगर हमें कोई भी वहां पहुंचा होता है डेलीगेशन तो ये वहां पहुंच जाता है। ये पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहे हैं, ये किसी एक फर्द की या फायदे फर्द की कोई इंसल्ट नहीं हो रही, ये पूरे मुल्क की इंसल्ट हो रही है। लेकिन बंदे किधर थे? बंदे तो 4 थे। अब तो ये भी साबित हो गया कि अगर ये कोशिश कर भी लें, कुछ सियासत में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये जो हुमायूं साहब ने भी निशानदेही की है, 4 बंदे थे। अब तो ये शुक्र है कि वहां पे भी बड़ी तादाद में लोगों को अक्ल आ गई, समझ में आ गई कि ये सब फ्रॉड हो रहा है, ये सब चिटिंग है, मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। जी जी। देखिए मैं जमहूरी पार्टी इस तरह का नहीं करती है, नहीं करती। अगर आपके जो चेयरमैन है उस पर केसेस हैं, आप कोर्ट्स में उसका सामना करें। हमारे पार्टी के लीडर ने भी किया है, नवाज शरीफ सारी पार्टियों ने किया, मरियम साहिबा हो या दूसरे जरदारी साहब हो, जितने भी पार्टीज के हैं लीडर, उन्होंने केसेस फेस किए हैं। पर ये कोई तरीका नहीं आप दावा बोलें कोई भी डेलीगेशन। इनके प्राइम मिनिस्टर नाम मानने से क्या प्राइम मिनिस्टर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं है? बिल्कुल वो हैं, वो अपना टेन्योर भी पूरा करेंगे और इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी मुस्लिम लीग नून का होगा और प्राइम मिनिस्टर भी मुस्लिम लीग नून का होगा। बाकी जिस तरह पीटीआई का ये जिस नक्शे कदम पे चल रही है तो इसको बैन होना चाहिए। अगर ये ठीक नहीं हो रहे, अगर इनको समझ नहीं लग रही कि किस तरह सियासत करनी है, ये सियासत नहीं कर रहे, ये जातियात पे आ गए और ये पाकिस्तान पे गंद उछाल रहे हैं। ये फायद वर्द मैं नहीं हूँ या कोई और नहीं हो, ये उन पे नहीं, जो इमरान खान के खिलाफ हो ये उसको बुरा भला कहते हैं। भाई हमारी पार्टी, हम जिसको फॉलो करें या जिसको हम अपना लीडर कहें, ये हमें आज़ादी है। अब ये नहीं कि ये हमें थोप दें कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं, सिर्फ इमरान खान नहीं है, और भी लीडर हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जो दिन रात पाकिस्तान के लिए काम करें। अगर आपको सियासत करनी है तो आप नेशनल असेंबली में जाए ना, मैं जाता हूँ, इनका और कोई काम ही नहीं, सिर्फ शोर मचाना, किसी बात पे किसी पॉइंट पे बात ही नहीं करते। और जिस तरह का इनका रवैया है उससे आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। अगर ये नहीं सुधरते तो इस पार्टी पे बैन किया जाए। ये वही दहशतगर्द जमात है जैसे बीजेपी है, वहाँ पे बीजेपी भी ये इंडिया में काम करती है जिस तरह ये पाकिस्तान में काम करती है। ठीक है, लेकिन साहब अब नौजवान हैं वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन भी ये सारी अच्छा फिर होता ही है कि जब भी वारदात डाली जाती है उस वक्त भी ये वो काम कर रहे थे और होते फिर इसमें बदनाम जो है ना बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर ये हो गया है कि इनके पास चाहे अक्सरियत ना भी हो, लेकिन वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पॉलिटिकल वर्कर है वो साड़ा वर्कर ही आ गया। अब क्या किया जाए, ये पैदा होता है। अब ये जिस किस्म की हरकत इन्होंने की, इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ा हाईलाइट करता है। बंदे आगे 4 ही थे, बंदे आगे नहीं इनको मिले, लेकिन ये है कि ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। जी ये रियासत की कमजोरी है। जो भी बंदा मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी करता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो सर की करिए, अब आप देखें ना, यूके में वो एक वाकया हुआ था, 24 घंटे में एजेंसीज ने बंदों को घरों से उठा के उनकी कोर्टों में पेश किया, उनको जो है सजाएं दी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ जो है वो लोगों को पूछा ही नहीं जाता। ये यूट्यूबर, ये व्यूज हासिल करने के लिए ये जो चैनल्स बने हुए हैं ऐसे सो कॉल्ड, ये बाहर वही लोग बैठे हुए हैं, ऐसा ही मतलब इमरान रियाज जैसे लोग, ये जो नूरानी जैसे लोग, ये लोग तो जो है ना पेड लोग हैं। अब वही लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट कैंसिल करें, उनको जो है वहां से डिपोर्ट करें, यहाँ ला के उनको बंद करें।
जो भी बंदा किसी के खिलाफ, देखे ना हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मैं जो चाहूँ जिस पे इल्ज़ाम लगा दूँ मुझे कोई पूछने वाला नहीं। भाई मैंने अगर इल्ज़ाम लगाया है तो मेरी अकाउंटेबिलिटी जो है रियासत करे ना, मुझे कहीं भी सबूत ला ना, मामा जी तूने क्यों मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया। जब तक ये नहीं करेंगे उस वक्त तक इस मुल्क में, देखें ना, अब सोशल मीडिया को आप दुनिया में रोक नहीं सकते। इसके पॉजिटिव साइन भी हैं, इंफॉर्मेशन, वेल इंफॉर्मेशन आदमी रहता है, अपनी बात जो है उसमें कर सकता है, कोई क्रिटिसिज्म जायज़ है वो आप कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमने तो इसका बड़ा फ़ायदा उठाया है। लेकिन अगर कोई बंदा इसको मिस यूज़ करता है और मुल्क के खिलाफ करता है, जैसे अभी मुगैरी साहब ने कहा जी चीफ ऑफ आर्मी के, वहाँ जी मैंने इसको पूरा फॉलो किया है इस इवेंट को जी। कोई मेरा ख्याल 10 से 15 लोग थे, वो बहुत ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा, बल्कि दूसरे कैंप में से ज्यादा लोग थे। तो आप मुझे बताएं आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। भाई चीफ ऑफ आर्मी जो है वो आप समझते हैं कि आपके कहने से उसकी कोई इज्जत कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं भाई, वो इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी है यार, आप क्या बात करते हैं यार। और इसकी अकाउंटेबिलिटी करे। हुकूमत का ये नर्म रवैया जो है जी, ये जो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन जो है, ये ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करती है। और ऐसे फिर ये दूसरा जो इम्पैक्ट आ रहा है, देखिए हम साफी तंजीमों के साथ हमेशा से अटैच रहे हैं, बिल्कुल, और आज़ादी हज़ारे राय के लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई है और हम अभी भी उठाते हैं। ये जो सो कॉल्ड साफ़ी हैं, उन्होंने सहाफ़त को दागदार कर दिया। ऐसा ही हुआ। अब देखें ना, इन लोगों को तो, मैं तो इमरान रियाज को, ये जो बाकी लोग हैं, इनको तो साफ़ी नहीं मानता। वो अपने उस पैसा कमाने के लिए ये सारी चीज़ें पोस्टें ऐसी लगाते हैं। बिल्कुल, आपने सही और उन्होंने एक धंधा बना लिया। और चीफ ऑफ आर्मी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, आपने उसके ऊपर झूठी खबर पोस्ट करनी है और उसके ऊपर कमेंट शुरू हो जाए। एक बच्चा है जिसको अलग बे का नहीं पता पॉलिटिक्स का, वो उसके ऊपर कमेंट्स कर रहा होता है। क्या जुल्म है यार। आप उसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, फिर वो कमेंट कर, मैंने आपको बताया है कि ये भी एक बड़ा फ्रॉड है। जो वक्त मेरे पास बिल्कुल जो है वो खत्म हो रहा है जी। हुमायूं साहब, क्या मैसेज है नौजवानों को, खास तौर पे अब जो सियासत की तरफ आ रहे हैं, आखिर में क्या मैसेज है उनको? देखिए यासर भाई, मैसेज ये नेगेटिविटी से लोग बचें, बहुत अच्छी बात है, और पॉजिटिविटी में आए। हमें अपने मुल्क के लिए सोचना, बिल्कुल सही। अगर अफवाज है तो मुल्क है, मुल्क है। अगर किसी के जहन में ये है कि कोई फर्द वाहिद है, कोई चीफ बना हुआ है, वो इस मुल्क का चीफ है और हम सबका फर्ज है उसकी रिस्पेक्ट करना, वो हमारा इदारा है। पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है। नौजवान इंशाल्लाह नौजवानों के लिए जितना हो सकेगा गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली हम सिंध के नौजवानों के लिए आवाज़ उठाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी नौजवानों के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, इसमें जो एक मैं आर्मी के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, अभी जो बात हुई है। देखिए, हमें एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन को कंडम किया और हम आइंदा भी करते रहे। बिल्कुल ठीक है कि जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है इनकी जो है वो इस मुल्क को उसने नुकसान पहुँचाया, इस मुल्क की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँचाया, और जिसकी वजह से आज हमारी इकॉनमी, आज हमारे इदारे, आज सारी चीज़ें जो है जिसमें जो परफॉर्मेंस जो है उनकी जो है बहुत नीचे चली गई। तो हम समझते हैं कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको अब अपनी माजी की पॉलिसी पे जो है रिविजिट करना चाहिए और वो अपने काम करे जो उनका काम है, और पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल काम करने दें, और जो अदारों के अंदर लोग हैं वो अदारों की पॉलिसीज को फोकस करें। जिसका जो काम है वो अपना काम करे। आप देखेंगे, आप देखें ना, ये जो इंडिया और भारत के पाकिस्तान का साथ अभी जो इवेंट, अभी अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत दी, बड़ी इज्जत दी। ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कौम को। इसको अगर इन्होंने जाया कर दिया, पॉलिटिकल लोगों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और अदारों में बैठे हुए ब्यूरोक्रेटों ने अगर जाया कर दिया तो इनको कौम कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। इसी बात के साथ जी सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।